Good morning, everyone. Welcome back. Now, clause 56 of section 2 of CGST Act 2017 India definition. So, according to the definition given in CGST Act, आप लोग कस्टम की बुक अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, तो डाउनलोड कर लेना. कस्टम की बुक में ये पिक्चर है. सो अकॉर्डिंग टू द CGST मीन बेसिकली GST लॉ डेफिनेशन, इंडिया इज अप टू 200 नॉटिकल माइल. तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन GST लॉ. बट इफ वी गो बाय द डेफिनेशन गिवन इन द कस्टम लॉ, ठीक है, दोनों में आप फर्क ध्यान रखना. कस्टम लॉ के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है इंडिया की, ओके, जो हम लोग वापस रिवाइज भी करेंगे, तो उसके हिसाब से इंडिया इंक्लूड नॉट ओनली सरफेस ऑफ द सी इन द टेरिटरी वाटर बट आल्सो द एयर स्पेस अबव एंड द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द सी. ठीक है, तो जो इंडिया की डेफिनेशन वहां दी हुई है कस्टम के अंदर हम वापस रिवाइज करेंगे, वो इंडिया इज अप टू हियर. ओके, सो इंडिया की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कस्टम अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन इज इंडिया, लेकिन GST लॉ के अंदर अप टू 200 नॉटिकल माइल. ठीक है, ये ध्यान रखना. देन क्लोज 59 इनपुट बहुत ही सिंपल है. जो भी गुड्स जो कैपिटलाइज नहीं किया गया वो इनपुट है. ठीक है, याद रखना, जो गुड्स कैपिटलाइज कर दिया गया वो कैपिटल गुड्स हो गया. बहुत सिंपल है, आप ये याद रखो. गुड्स की डेफिनेशन आपको मालूम है. ठीक है, तो गुड्स जो कैपिटलाइज कर दिया वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, और जो कैपिटलाइज नहीं किया वो क्या हो जाएगा, इनपुट. ओके, फिर क्लोज 60 इनपुट सर्विस. तो जो भी इनकमिंग है सप्लायर के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस. चाहे वो इनपुट हो या इनपुट सर्विसेज, वो इनवर्ड सप्लाई है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्लोज 61 ISD बेसिकली किस लिए लिया जाता है, ये दिस इज ओनली रिलेटेड टू सर्विसेज. कीप दिस इन माइंड, इट इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स. तो जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑल इंडिया बेसिस पे सॉफ्टवेयर लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस ले लेती है क्योंकि उसके ऑल इंडिया लेवल पे एम्प्लॉई है, और फिर वो जितनी भी ब्रांचेज है जिसके अंदर एम्प्लॉई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. नाउ कीप दिस इन माइंड दैट फिक्शन हैज बीन क्रिएटेड इन GST लॉ. वन कंपनी बट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, तो दोज आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. तो इसलिए ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कंसेप्ट रखा गया है. क्यों रखा गया मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, अभी नहीं. अभी इतना ही याद रखो ISD के अंदर कि बेसिकली ये इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये सर्विस टैक्स लॉ से कॉपी पेस्ट किया गया ये कंसेप्ट. क्लोज 62 इनपुट टैक्स. तो जो हमने इनपुट या इनपुट सर्विसेज देखी उससे रिलेटेड, मतलब जो इनवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा. ठीक है, तो वो दो तरह से टैक्स पे करता है. एक तो वो सप्लायर को पे करता है और सप्लायर गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है. चाहे वो CGST पे करे, HGST पे करे, IGST पे करे या UTGST पे करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स. ठीक है, इनपुट टैक्स बोलेंगे. वो बेसिकली जो भी सप्लायर को पे करता है और सप्लायर गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करता है. इसके अलावा कुछ सप्लाईज है जो नोटिफाइड है रिवर्स चार्ज के लिए, तो यहां जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को पे नहीं करेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा, तो वो भी इनपुट टैक्स होता है. ठीक है, तो जो भी टैक्स रेसिपिएंट सप्लायर को पे करे या डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करे, वो सारे के सारे इनपुट टैक्स होते हैं. ठीक है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि भाई एक तो उसने सप्लायर को पे किया वो, इसके अलावा जब वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता है तो IGST का पेमेंट करेगा, कस्टम ने आपने पढ़ा होगा. इसके अलावा जो ये जो सेक्शंस है इसके अंदर सप्लाई नोटिफाइड है फॉर रिवर्स चार्ज, तो उसके ऊपर उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी को डिपॉजिट किया, वो भी इनपुट टैक्स है. और इसका क्रेडिट लेने को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, चलिए. इनवर्ड सप्लाई इनकमिंग. अब इनकमिंग चाहे वो गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, ये दोनों की हो सकता है कि बंदे ने परचेज की हो तो भी इनवर्ड सप्लाई है. परचेज नहीं की, किसी ने गिफ्ट दे दिया, मतलब कुल मिला के इनकमिंग है, इनवर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई. ओके, जो भी इनवर्ड है चाहे उसके लिए उसने कंसिडरेशन पे किया चाहे नहीं किया, इररिलेवेंट. गिफ्ट में आ गई, सैंपल आया,
Those are also inward supply. क्लोज 68 जॉब वर्क जो बंदा किसी दूसरे बंदे के गुड्स के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस अंडरटेक करता है। तो प्रिंसिपल उसको मटेरियल भेजता है, उसको बंदे को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल बोलते हैं। जिसका ये गुड्स है, जिसके पास टाइटल है, ये जॉब वर्कर उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस अंडरटेक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस वर्क को बोलते हैं जॉब वर्क, और उसको करने वाले को जॉब वर्कर बोलते हैं। ठीक है, आप दर्जी के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो, ठीक है, शर्ट का पीस लेके जाते हो या सूट का पीस लेके जाते हो, आपको सूट सिलवाना, कोट सिलवाना है, तो आप कपड़ा लेके जाते हो, वो आपका कपड़ा लेके सूट या शर्ट सिल के दे देता आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो वो दर्जी जो काम कर रहा है स्टिचिंग का, उसको हम क्या बोलेंगे? जॉब वर्क। और दर्जी को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जॉब वर्कर। क्लोज 69 लोकल अथॉरिटी, याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखो पंचायत, म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड और रीजनल काउंसिल, ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस है, ये क्या है? लोकल अथॉरिटी। क्लोज 70 और 71 को साथ में पढ़ना। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, आपको ये याद रखना कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स डिफाइन नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं है। क्या रीजन है वो मैं आपको चैप्टर 5 के अंदर बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो ये डिफाइन नहीं है, लेकिन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिफाइन है जीएसटी लॉ के अंदर। सीजीएसटी एक्ट में भी ये डेफिनेशन और सेम की सेम डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में कॉपी पेस्ट की गई है। ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सर्विसेज इनटेंजिबल इन नेचर रहती है, ठीक है, आप उसको टच एंड फील नहीं कर सकते, तो इसलिए रेसिपिएंट और सप्लायर की लोकेशन की हमको जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सके, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन किया। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अगर रेसिपिएंट के मामले में क्या है, ऐसी प्लेस ऑफ बिजनेस जहां उसको सप्लाई मिली हो सर्विसेज की, जिसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो दैट इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अगर ऐसी जगह उसको मिली है, मान लीजिए ये नहीं, कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, याद करो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी, जिस प्लेस ऑफ बिजनेस का उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लेके रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसी जगह उसको सर्विसेज मिली है, he received services at fixed establishment, then that is going to be the location of recipient of services. अगर एक से ज्यादा जगह मिली तो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, और अगर हमको तीनों ही एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो क्या होगा? यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसके साथ, बहुत ही इजी है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप अच्छी तरह से मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको याद हो जाएगी। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस इंडिविजुअल के मामले में जहां वो रहता है, और अदर मामले में जैसे कंपनी वंपनी है तो जहां वो इनकॉर्पोरेट हुई है या अदरवाइज लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो क्या याद किया आपने? यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है? इंडिविजुअल के मामले में जहां वो रहता है, जहां उसका निवास स्थान है, हाउस है, वहां वेयर एवर ही इज रिसाइडिंग और सी इज रिसाइडिंग, एंड अदर मैटर लाइक कंपनी, ओके, वेयर एवर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन क्या? बहुत ही सिंपल है, याद कर लो, वापस याद कर लो। प्लेस ऑफ बिजनेस उसका रजिस्ट्रेशन है, वहां मिली है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, वहां मिली है तो वो, अगर एक से ज्यादा जगह मिली है तो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, और लास्ट में अगर तीनों से आंसर नहीं मिलता तो क्या है? यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सेम ही डेफिनेशन, लेकिन अब वो वहां से सप्लाई करता है, याद, ये बंदा रिसीव करेगा क्योंकि रेसिपिएंट है, सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई करेगा, बस, बाकी चारों वही है, ठीक है। क्लोज 72 मैन्युफैक्चर, बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन। रॉ मटेरियल आप यूज करोगे, इनपुट डालोगे और आपको एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो कंप्लीटली नया प्रोडक्ट है, उसको नए नाम से जाना जाता है, उसकी नई कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चर। क्लोज 73 मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बहुत सिंपल, आर्म्स लेंथ, जहां सप्लायर एंड रेसिपिएंट दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी, और मतलब एक जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है, कॉमर्शियल लेवल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप
पेन की एक क्वांटिटी लोगे और दूसरा बंदा 100 क्वांटिटी लेगा तो प्राइस डिफर करेगा, क्योंकि उसको होलसेल का प्राइस लगेगा। तो इसलिए सेम कमर्शियल लेवल देखना है। आर्म्स लेंथ जो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में देखा वही, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पार्टी। तो मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन ये दी हुई यहां। अगर हम कस्टम में देखेंगे तो कस्टम के अंदर डेफिनेशन मार्केट प्राइस की याद कर लो, कस्टम के अंदर क्या है, होलसेल प्राइस। मैंने बुक्स में हाईलाइट भी करके रखा है। तो दोनों में डेफिनेशन में फर्क है। आपका एक ही पेपर है, तो आप अगर मार्केट प्राइस की कहीं आपको रेफर करना पड़ेगा तो याद रखो आप कस्टम के क्वेश्चन के अंदर रेफर कर रहे हो कि जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर फुल प्राइस है, अनरिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन जो होता है, ठीक है, तो जो प्राइस होता है सेम कमर्शियल लेवल पे वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लेकिन यहां जो कस्टम के अंदर डेफिनेशन दी गई है उसमें होलसेल प्राइस है। जीएसटी के अंदर होलसेल प्राइस नहीं है, कस्टम के अंदर होलसेल प्राइस है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं दोनों को साथ में रख के आपको बता रहा हूं। चलिए, मिक्स सप्लाई हमने कंपोजिट सप्लाई के साथ देख लिया था। याद क्या करना है आपको, खास तौर पे सिंगल प्राइस, ओके, नॉट नेचुरल बंडल, इतना ही याद रखना, बस हो गया यार डेफिनेशन। मनी की डेफिनेशन देख ली थी, नुमिस्मेटिक वैल्यू मनी नहीं होता। एनआरटीपी, ठीक है, जो ओकेजनली अंडरटेक करता है, जिसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंट इंडिया में नहीं है, ओकेजनली डिफाइन नहीं है, यानी जो कभी कभी आके, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई फ्रेंच का आर्किटेक्ट है, उसको इंडिया में 1 महीने के लिए कोई काम मिलता है कि भाई रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो इंडिया आता है 1 महीने के लिए और वो अपनी सर्विसेज देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओकेजनली आ रहा है, वो ओकेजनली सप्लाई कर रहा है, तो एनआरटीपी, ओके, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है या रेसिडेंस नहीं है। क्लोज 78 नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने एग्रीगेट टर्नओवर प्लस एग्जाम सप्लाई के साथ देख लिया था। नॉट लेवेबल टू टैक्स 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमेन कंजम्पशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गई होगी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, ओके, टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी होती है, जैसे इंडिया है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी सप्लाई होगी तो टैक्स लगेगा। क्लोज 80 नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में जो इश्यू होता है उसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, उससे नोटिफाई किया जाता है कोई भी अमेंडमेंट हो या जो भी उनको नोटिफाई करना होता है। अदर टेरिटरी की डेफिनेशन हम लोग स्टेट और यूटी के साथ देखेंगे। आउटपुट टैक्स तो इनपुट टैक्स इनकमिंग के लिए, तो आउटपुट टैक्स किसके ऊपर होगा, आउटगोइंग के लिए होगा, ओके। आउटवर्ड सप्लाई, ये डेफिनेशन आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 जो हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे वो और ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी ये 8 टर्म यूज किया गया है, तो आप इसको इधर इग्नोर कर सकते हो। क्लोज 84 पर्सन की डेफिनेशन काफी मतलब लंबी चौड़ी ब्रॉड मैनर में है, तो सारी सब कुछ शामिल है, जानवरों को छोड़ के जानवर को नहीं शामिल करोगे तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कॉर्पोरेशन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज कवर्ड इन द पर्सन डेफिनेशन एक्सेप्ट आई बिलीव एनिमल्स। क्लोज 85 प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे ना कि इसको रजिस्ट्रेशन के डिटेल में देना नहीं देना, और प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा आपका स्टॉक ये सब नहीं रख सकते। तो प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से बिजनेस कैरिड आउट होता है, इसमें न केवल शॉप, वेयर हाउस, गोडाउन, एनी अदर प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, सप्लाई और रिसीव गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, तो ये सब कुछ शामिल होता है। इसके बाद सब क्लोज बी बोलता है जहां बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, ध्यान रखना जहां भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, तो मान लीजिए जैसे छोटे व्यापारी अधिकतर इंडिया में क्या करते हैं, अपने घर पर मेंटेन करते हैं, तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से जाए, यहां टैक्सेबल पर्सन टर्म यूज किया गया, तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी, रजिस्टर्ड पर्सन प्लस पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट रेजिडेंस पे मेंटेन करता है कोई टैक्सेबल पर्सन, तो वो रेजिडेंस उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। और जो छोटा व्यापारी वो काफी बार आउटसोर्स भी कर देता, जैसे सीए को कर दिया उसने आउटसोर्स, तो जो सीए की ऑफिस होगी इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि सीए की ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा, तो ये वो ऑफिस, सीए की ऑफिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगी। ए प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम को, तो एजेंट के थ्रू जहां से वो डीलिंग करता है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस ऑफ सप्लाई एनीवे कोई डेफिनेशन दी हुई नहीं है, चैप्टर 5 ऑफ आईजीएसटी और हमारी बुक का भी वो कोइंसिडेंटली सेम ही चैप्टर है। क्लोज 80 प्रिंसिपल की डेफिनेशन हमने देख ली थी, जो एजेंट जिसके बिहाफ पे काम करता है वो कौन कहलाता है, प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो रजिस्ट्रेशन के समय प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी होती है उसकी डिटेल लेनी पड़ती है, उसमें से जो टैक्सेबल पर्सन एक चूज कर सकता है कि भाई ये मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वो डिक्लेयर करेगा। क्वार्टर बहुत ही सिंपल है, क्लोज 92। क्वार्टर इधर फिक्स है, जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर, ये फिक्स क्वार्टर है। ओके, कैलेंडर ईयर वाले। क्लोज 93 रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट की डेफिनेशन अच्छी तरह से ध्यान रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। ठीक है, कंसिडरेशन पेबल है, कंसिडरेशन पेबल है, तो जो भी बंदा चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो भी पे करेगा कंसिडरेशन, वो रेसिपिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी कंसिडरेशन पे करेगा वो रेसिपिएंट कहलाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो गुड्स के मामले में जिसको डिलीवर किया गया गुड्स या मेड अवेलेबल कराया गया उसको रेसिपिएंट कहेंगे। और सर्विसेज के मामले में कौन होगा, मान लीजिए कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो जिसको वो प्रोवाइड की गई। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद कर लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। रेसिपिएंट, कंसिडरेशन पेबल है तो वो चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कोई भी हो, ठीक है, जो कंसिडरेशन लायबल है पे करने के लिए वो होगा रेसिपिएंट। अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर तो जिसको डिलीवर किया गया सब गुड्स, अगर गुड्स का मामला तो जिसको डिलीवर किया गया या मेड अवेलेबल कराया गया वो होगा, और सर्विसेज के मामले में जिसको प्रोवाइड की गई। ओके, ये इतनी डेफिनेशन याद करनी। रजिस्टर पर्सन की डेफिनेशन क्या है कि जिसने रजिस्ट्रेशन लिया अंडर सेक्शन 725 बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग द यूआईएन नंबर। यूआईएन नंबर किसको दिया जाता है, यूएन एजेंसीज, एम्बेसी, सबको। वो किस लिए लेती है रजिस्ट्रेशन, जिससे कि वो रिफंड क्लेम कर सके, क्योंकि वो भी जो परचेजिंग करेगी इंडिया के अंदर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उनको कोई खास एग्जम्पशन है नहीं, तो वो इसलिए जो उन्होंने पे किया जीएसटी सप्लायर को उसका रिफंड ले सके, इसलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है टू अप्लाई फॉर यूआईएन नंबर, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाएगी। रिमूवल, क्लोज 96। रिमूवल इज यूज ओनली फॉर गुड्स, keep this in mind. So dispatch of the goods for delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of such supplier. तो रिमूवल दोनों तरह से शामिल है, या तो सप्लायर डिस्पैच करे या फिर क्या करे, रेसिपिएंट कलेक्ट करे, या किसी बंदे को ऑथराइज करे कि भाई तू कलेक्ट कर ले सप्लायर की प्लेस पे। दोनों ही तरीके से इसको रिमूवल कहेंगे। तो मेरी दुकान है, इसके अंदर गुड्स पड़ा है, तो चाहे तो मैं सेलर हूं, मैं रिमूव करूं, या कोई खरीदने आता वो इसको खरीदने के बाद रिमूव करे। ओके, कैसे भी हो, गुड्स एक्चुअली मूव आउट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमूवल। क्लोज 98 रिवर्स चार्ज बहुत ही सिंपल है, जहां जो लायबिलिटी होती है जीएसटी की, टैक्स पे करने की, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली किसकी होती है इनडायरेक्ट टैक्स में, सप्लायर की या सेलर की होती है। ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंदर सप्लायर सेलर की जो ऑब्लिगेशन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है रेसिपिएंट या बायर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हमने देख ली थी, किसके साथ में, गुड्स सर्विसेज मनी के साथ में, शेयर बॉन्ड डिबेंचर एक्सेट्रा। सर्विसेज की डेफिनेशन देख ही ली हमने। स्टेट, अब स्टेट की डेफिनेशन और अदर टेरिटरी की हम लोग किसके साथ में देखेंगे, यूनियन टेरिटरी के साथ में। सप्लायर, क्लोज 105, सप्लाई इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज बोथ शेल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विसेज बोथ एंड इंक्लूड एन एजेंट आल्सो। तो जो एक्चुअल में आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लायर, और उसके अंदर उसका एजेंट भी शामिल होगा। क्लोज 107 टैक्सेबल पर्सन हमने पहले डिस्कस करें, रजिस्टर्ड पर्सन प्लस पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। 24 याद करो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, 3, 4 भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सिवाय सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 जो थ्रेशोल्ड लिमिट देता है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। एनीवे यू आर गोइंग टू रिवाइज इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। टैक्सेबल सप्लाई विच इज लेवेबल टू टैक्स, ये हमने कहां रिवाइज किया था, कब देखी थी ये डेफिनेशन, एग्रीगेट टर्नओवर के साथ में। टैक्सेबल टेरिटरी जहां ये एक्ट अप्लाई होता है बेसिकली इंडिया। ओके, क्लोज 112 टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, ये हमने एग्रीगेट टर्नओवर के साथ देख लिया था। क्लोज 113 यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अभी देखा था हमने, कब देखा था, किसके साथ में देखा था, याद करो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या डेफिनेशन, इंडिविजुअल के लिए जहां वो रहता है, और बाकी लोगों के लिए जैसे कंपनी जो लीगली जहां कॉन्स्टिट्यूट हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है। क्लोज 114 यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के साथ में हम क्या देखेंगे, स्टेट की डेफिनेशन प्लस
यूनियन टेरिटरी, जो अदर टेरिटरी की डेफिनेशन है जो हमने छोड़ दी थी वो, ठीक है। सो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन बोलती है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, तो ये 5 यूनियन टेरिटरी है प्लस अदर टेरिटरी है। ओके, तो इनको यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में रखा गया। अब अगर आप लोगों को ध्यान है कि इन 5 के अलावा 3 और यूनियन टेरिटरी है, वो कौन कौन सी? दिल्ली प्लस पुडुचेरी प्लस JNK, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये 3 और यूनियन टेरिटरी, टोटल 8 है। तो 5 को यूनियन टेरिटरी में रखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, बाकी 3 कहां गए? इन 3 को क्यों नहीं रखा गया? तो इसको हम इंटरलिंक करते हैं स्टेट की डेफिनेशन में। स्टेट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? स्टेट इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर। तो नॉर्मली हम लोग ने स्टेट किसको कंसिडर करते हैं? जैसे MP, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, ये सब क्या स्टेट है। तो अगर हम GST लॉ के अंदर डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर। तो स्टेट जो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये तो स्टेट ही है। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी जिसमें असेंबली है वो भी स्टेट कहलाएंगे। तो वो कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर असेंबली भी है। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। उधर विधानसभा है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ GST लॉ, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आर स्टेट। यानी कि वहां अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है दिल्ली के अंदर तो क्या एप्लीकेबल होगा? CGST प्लस HGST होगा, CGST प्लस UTGST नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो 3 है ये क्या स्टेट की डेफिनेशन में आ गए। तो ये बाकी के जो 5 बचे वो यूनियन टेरिटरी। अब अदर टेरिटरी क्या है? अदर टेरिटरी बेसिकली वो है जो न तो स्टेट का हिस्सा है न इन 5 यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अदर टेरिटरी। तो अदर टेरिटरी एक फिक्शन क्रिएट किया गया है यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग कस्टम की बुक के अंदर वापस जाएंगे। अब अगर आप लोगों को याद है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल जो नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी उसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल इंडिया तो यहां तक है, अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो ये हिस्सा ना तो किसी स्टेट का ना ये यूनियन टेरिटरी का। तो ये क्या हो गया? अदर टेरिटरी। यानी कि एक नया जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है वो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये हिस्सा ना तो ये किसी स्टेट का हिस्सा है न किसी यूनियन टेरिटरी का। तो बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल अप टू 200 नॉटिकल माइल, हमने इसी सेक्शन में देखा था इंडिया कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल तक। तो आप लोगों को याद होगा 12 नॉटिकल माइल तक तो नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हिस्सा होगा। तो ये बाकी का जो पोर्शन बच गया न तो वो किसी स्टेट का न किसी यूनियन टेरिटरी का, तो वो क्या हो गया? अदर टेरिटरी। अब अदर टेरिटरी को इन्होंने यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में इंक्लूड करके रखा है। यानी कि एक ये फिक्शन क्रिएट किया गया कि अदर टेरिटरी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इट इज गोइंग टू बी द यूनियन टेरिटरी, डम्मी यूनियन टेरिटरी। ओके, वैलिड रिटर्न क्लोज 117। वैलिड रिटर्न बहुत ही सिंपल है। यहां इनकम टैक्स से इन्होंने कुछ अलग किया है कि जो रिटर्न के साथ सेल्फ एसेस टैक्स पे किया गया है वही वैलिड रिटर्न है। फुल के अंदर अगर पार्शियली पे किया गया या यह नहीं पे किया गया तो वो वैलिड रिटर्न नहीं है। क्लोज 118 वाउचर। वाउचर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन। जैसे अगर आप कोई शॉपिंग करते हो तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? कैश में कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, यूपीआई यूज कर सकते हो। इसके अलावा वाउचर भी आप यूज कर सकते हो। जैसे शॉपर स्टॉप अपने वाउचर बेचता है, अमेजन में भी आपने देखा होगा कि गिफ्ट वाउचर ये सब देते हैं, तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, क्लोज 119 वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिख लो आप अपनी बुक के अंदर। अगर आप कोई दूसरी बुक यूज कर रहे हो या मेरी भी बुक यूज कर रहे हो तो लिख लो लेबर प्लस मटीरियल। क्या है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? बहुत सिंपल है, लेबर प्लस मटीरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है तो वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए क्या लेबर है, मटेरियल बंदा खुद प्रोक्योर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है लाइबिलिटी, तो भी वो वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जहां ये तीनों कंडीशन मेट होगी, मतलब लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो हो सकता है नया कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग वर्क हो, वो इररेलेवेंट है। अगर ये तीनों है
तो वो क्या होगा, वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो, डेफिनेशन में लिखा हुआ, चाहे वो इंप्रूवमेंट हो, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेन, रेनोवेशन, अल्टरेशन। 8 माले की बिल्डिंग बनी हुई, आप नम्मा माला बनाना चाहते हो, तो नम्मा माला का आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टेक्ट कर दिया कि भाई मेरे को नम्मा माला इस हिसाब से बना के दे, तो वो लेबर उसका, मटेरियल उसका, तो जो नम्मा माला बनेगा, 9th फ्लोर बनेगा, वो क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इट इज वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो ये वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये केवल लेबर का कॉन्ट्रैक्ट हो या केवल मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट, तो भी ये वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो याद रखो, लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। चलो, ये जो भी डेफिनेशन जीएसटी में कवर करनी थी हमने कर ली। अब आईजीएसटी के अंदर, आईजीएसटी के अंदर कंटिन्यूस जर्नी, कंटिन्यूस जर्नी जिसमें स्टॉप ओवर नहीं हो, चाहे सिंगल टिकट हो या एक से ज्यादा टिकट हो, इम मटेरियल, जिसमें स्टॉप ओवर नहीं हो। स्टॉप ओवर किसको बोलते हैं, यानी कि आप मान लीजिए मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, अब वो फ्लाइट कैसे है, मुंबई से इंदौर, इंदौर से दिल्ली, तो आपने मुंबई से इंदौर की, मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट बुक कराई, तो वो क्या है, मुंबई से इंदौर है, फिर दिल्ली जा रही है, तो आप मुंबई में ऑन बोर्ड होते हो, ठीक है, इंदौर के अंदर वो फ्लाइट लैंड करती है, आपको उतरना नहीं है, थोड़ी देर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तो जो जिनको इंदौर उतरना होगा वो इंदौर उतर जाएंगे, और कुछ पैसेंजर इंदौर में चढ़ेंगे भी। तो ये क्या है, कंटिन्यूस जर्नी है। लेकिन मान लीजिए मुंबई से इंदौर जाके पहुंचकर आपको अगर उस फ्लाइट से उतरना है और दूसरे एयरक्राफ्ट के अंदर जाना है या दूसरी फ्लाइट में जाना है, तो उसको हम स्टॉप ओवर बोलेंगे। तो अगर कन्वेंस चेंज हो रहा है तो उसको हम स्टॉप ओवर बोलेंगे। अगर सेम कन्वेंस में आप कंटिन्यू कर रहे हो तो नो स्टॉप ओवर, इट इज गोइंग टू कॉल कंटिन्यूस जर्नी। ठीक है, अगर अदर कन्वेंस में ट्रांसफर हो रहा है या आप ब्रेक करते हो तभी उसको स्टॉप ओवर बोलेंगे, तब ये कंटिन्यूस जर्नी नहीं कहलाएगी। ये इमटेरियल की सिंगल टिकट है कि एक से ज्यादा टिकट है या एक से ज्यादा बोर्डिंग पास है वगैरह वगैरह। क्लोज 5 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बहुत ही सिंपल है, इंडिया से इंडिया के बाहर भेजना। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर लेके आना। ठीक है, फिजिकली याद करो, अगर ये फिजिकली गुड्स मूव नहीं करता इंडिया के बाहर तो वो क्या होगा, डिम्ड एक्सपोर्ट। अगर इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स मूव करता है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। मान लीजिए आप इंडिया के व्यापारी हो, आपको ऑर्डर मिलता है जापान के किसी कस्टमर से, आप चाइना से गुड्स सोर्स करते हो और चाइना से डायरेक्टली डिलीवर कर देते हो जापान के अंदर, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी नहीं होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी नहीं होगा, क्योंकि न तो आपने चाइना से खरीदा तो वो इंडिया में आया नहीं, इसलिए वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है। फिजिकली इंपोर्ट होना चाहिए, इंडिया के अंदर आना चाहिए इंडिया के बाहर से। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया से इंडिया के बाहर नहीं जा रहा, आपने चाइना से खरीद के सीधा कहां भेज दिया, जापान। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर फिजिकली इंडिया के बाहर से इंडिया में आना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आना चाहिए, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में इंडिया से इंडिया के बाहर जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। मैं 5 कंडीशन जो बोलता हूं तभी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगी। लॉजिकली सोचो, सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर। रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए, इंडिया के बाहर। पेमेंट जो आएगा वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, अगर और या आरबीआई एक्सेप्ट करती हो तो इंडियन करेंसी में। और 5वां डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर 5 कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। रिपीट कर रहा हूं, वापस याद कर लो। सप्लायर कहाँ, इंडिया के अंदर। रेसिपिएंट कहाँ, इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, इंडिया के बाहर। पेमेंट किस में आना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, या आरबीआई एक्सेप्ट मतलब आरबीआई ऑथराइज करती है तो इंडियन करेंसी में भी आ सकता है, अप्रूव करती है तो। और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सिंगल कंपनी, मल्टीपल लोकेशन। सिटी बैंक इंडिया की ब्रांच एक सिंगापुर में भी है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन होगी। लेकिन सिटी बैंक इंडिया अलग इनकॉर्पोरेट कंपनी और सिटी बैंक सिंगापुर अगर अलग इनकॉर्पोरेट कंपनी है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगी। अगर कंपनी एक ही है तभी वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें 3 कंडीशन ही है। क्या है, सप्लायर कहाँ है, इंडिया के बाहर। रेसिपिएंट कहाँ है, इंडिया के अंदर। और लोकेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, इंडिया के अंदर। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज सब की कंडीशन इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर आप पे करोगे और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऐसे भी टैक्सेबल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आने वाली। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, इसलिए। क्लोज 13 इंटरमीडियरी, 2 बंदों को सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में
ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरी। ठीक है, इसमें एजेंट भी शामिल है। बायर सेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरी। अब सीबीआई सर्कुलर इश्यू करके इसका बोला है कि भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 3 पार्टीज। क्यों मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 3 पार्टीज? क्योंकि एक मान लीजिए सप्लायर होगा, एक होगा रेसिपिएंट, अगर इंटरमीडियरी है तो वो तीसरी पार्टी होगी ना इंटरमीडियरी, अगर 2 है तो इंटरमीडियरी है ही नहीं। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 पार्टीज, 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई, 2 सप्लाई है। एक तो मेन सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई रेसिपिएंट को करता है, ठीक है, वो मेन सप्लाई। इसका जो इंटरमीडियरी अपनी फैसिलिटेशन की सर्विसेज देता है वो भी सप्लाई है। तो 2 अलग अलग सप्लाई होनी चाहिए, मिनिमम 2 सप्लाईज होगी। डायरेक्टर ऑफ एजेंट, ब्रोकर, एनी अदर सिमिलर पर्सन, तो एजेंट भी हो सकता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम डीलिंग इन मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई के अंदर इसको टाइटल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सप्लायर इंटरमीडिएट को दे और इंटरमीडियरी रेसिपिएंट को दे, यानी कि सप्लायर इनवॉइस रेज करे इंटरमीडिएट के नाम से और इंटरमीडियरी रेसिपिएंट के नाम से दे, तो फिर ये इंटरमीडियरी सर्विसेज नहीं है। ठीक है, कभी भी ये मेन सप्लाई को फैसिलिटेट करेगा, उसके अंदर खुद पार्टी नहीं बनेगा। ओके, इंटरमीडिएट कभी पार्टी नहीं बनेगा। एक्सक्लूजन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विसेज, तो इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग शामिल नहीं है। मान लीजिए मेरे को है ना एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसमें फर्नीचर भी बनाना शामिल है। ठीक है, अब मेरे को फर्नीचर बनाने में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मेरे को जो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके साथ में फर्नीचर बनाने का भी मिला, उसमें जो फर्नीचर का जो पार्ट है बनाने का वो मैंने आपको आउटसोर्स कर दिया। आपकी फर्नीचर की अच्छी दुकान, आपका अच्छे फर्नीचर बनाते हो, तो मैंने किसी XYZ से लिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट और उसमें जो फर्नीचर वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपको, तो आप इंटरमीडियरी नहीं कहलाओगे। मैंने आपको सब कॉन्ट्रैक्ट किया, आप मेन सप्लाई में हिस्सा कर रहे हो, मैं खुद डायरेक्टली नहीं करके आपसे करवा रहा हूं, तो सब कॉन्ट्रैक्टर कभी भी इंटरमीडियरी नहीं होगा। इंटरमीडिएट का काम क्या, फैसिलिटेट कराना। फिर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, इसको देखने के पहले हम लोग OIDR देख लेते। तो OIDR क्या है भाई, कि जिसकी डिलीवरी किसके थ्रू हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। खास जो आपको की टर्म याद करना वो ये है, एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, ये याद रखना। ठीक है, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन इसको डिफाइन नहीं किया, हो सकता है ये लिटिगेशन का मैटर है, क्योंकि मेरे लिए जो मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन है मान लो 10% है, आपके लिए वो 20% हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप बोलते हो ये ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बोलता हूं कम है, ये पर्सन टू पर्सन है, एक्ट में डिफाइन नहीं है, इसलिए ये लिटिगेशन का इश्यू हो सकता है। क्योंकि जिसको आप मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन बोलोगे ऑफिसर हो सकता है बोलता नहीं है, लास्ट में ऑफिसर के पास पावर है। सो मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, एसेंशियली ऑटोमेटेड, इम्पॉसिबल विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, OIDR सर्विसेज, जैसे हम लोग देखते हैं गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये क्या है OIDR के एग्जाम्पल। एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट, आप लोग गूगल पे टाइप करते हो CA फाइनल IDT क्लासेज, उसके बाद आप जहां भी जाओगे आपको दिखेगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी उनका सिस्टम है उसने आपका इंटरेस्ट नोट कर लिया। फिर अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐप में भी जाओगे न्यूज पढ़ने के लिए तो वो आपको पुश करेगा एडवर्टाइजमेंट। तो कोई बंदा आपकी एक्टिविटी पे नजर नहीं कर रहा है, उनका सिस्टम ही कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली पुश करता है। तो ये भी क्या है, OIDR सर्विसेज। ठीक है, अब OIDR सर्विसेज देख ली, तो NTOR क्या है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, यानी कि कोई गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई इंडिविजुअल या ऐसा बंदा जो रजिस्टर नहीं है और वो OIDR सर्विसेज लेता है और उसका पर्पस बिजनेस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो इस बंदे का जो गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल है या कोई बंदा रजिस्टर नहीं है, वो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको भी गूगल ड्राइव की जरूरत है। जैसे आपको अपना स्टडी मटेरियल आपको गूगल ड्राइव पे रखना है, तो कैपेसिटी कम पड़ रही है, 15 GB वाली फ्री, तो आपने गूगल ड्राइव खरीद लिया 100 GB वाली कैपेसिटी। तो आपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, आपने स्टडी पर्पस के लिए लिया, तो आप क्या कहलाओगे, NTOR। ओके, सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। हालांकि चैप्टर 1 क्योंकि डेफिनेशन इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, आगे नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।